in this video we will discuss physiological basis of knowledge acquisition, knowledge retention and knowledge transformation. Question related to physiological basis of CART. CART mean knowledge acquisition, knowledge retention and knowledge transformation. कुछ क्वेश्चन होते हैं जब हम कोई भी एक्टिविटी या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी कंडक्ट करने जा रहे होते हैं, या कोई से भी हम एजुकेशनल एस्पेक्ट, वोकेशनल एस्पिरेशन और ऑक्यूपेशनल एस्पिरेशन के को ध्यान में रखते हुए किसी भी कोर्स का सिलेक्शन करते हैं, तो हमारे सामने हर एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं. क्या? वाई, इस कोर्स को मैं क्यों करूं? जैसे अब आप लोगों ने बीएड कोर्स सेलेक्ट किया, बहुत क्या स्टार्टिंग से आप लोगों के बीएड कोर्स करने का गोल बना हुआ था? नहीं. मैं मान सकती हूँ कि 30 या 20% स्टूडेंट्स ही, कैंडिडेट्स ही ऐसे होंगे जो कि स्टार्टिंग से सोचते होंगे कि उन्हें बीएड करना है. ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब वो क्या करें, अब इस ईयर वो कौन सी क्वालिफिकेशन में एंटर करें. तो उन्होंने सोचा होगा कि बीएड करें, लेकिन क्यों करें? ताकि हमें टीचिंग की जॉब मिल सके, ताकि हम एक अच्छे टीचर बन सके, जिससे हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सके. पहले तो एक्चुअली बीएड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हुआ करता था जब 1 ईयर कोर्स था ये. क्योंकि तब विशिष्ट बीटीसी एक ऐसा ऑप्शन हुआ करता था सारे पीपी टीचर्स के सामने कि उनको इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी. तो उनके लिए वाई बहुत इजीली सॉल्व हो जाता था. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाएगी. लेकिन अब एक्चुअली ये 2 ईयर कोर्स हो चुका है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है और गवर्नमेंट जॉब भी इतनी इजी नहीं है. विशिष्ट बीटीसी का कंसेप्ट खत्म हो गया, यानी कि जो बीएड किए वाले हैं वो टीजीटी पीजीटी में जाएंगे और जो डीएलएड कर रहे हैं वो प्राइमरी में जाएंगे. लेकिन हाँ, बीएड वालों को अपर प्राइमरी में जॉब मिल जाती है. तो वाई का कंसेप्ट थोड़ा खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, या इसका आंसर थोड़ा सा टफ होता जा रहा है. तो वाई का जो क्वेश्चन होता है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, वो होता है हमारा फिजियोलॉजिकल बेस. इसी तरीके से वाई का आंसर कहाँ से मिल आएगा? वाई का आंसर आएगा उस पर्टिकुलर नॉलेज को प्राप्त करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम हुए हैं, जो उद्देश्य बने हैं. हम क्यों बीएड करें? ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए. तो बीएड ही क्यों करें? जिससे हमें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना. बीएड इज अ नेसेसरी और नेसेसरी कंपोनेंट है परमानेंट जॉब के लिए, परमानेंट टीचिंग जॉब के लिए. ठीक है, तो वाई का क्वेश्चन और उसके ऑब्जेक्टिव्स जब जुड़ते हैं तो वो फिलॉसफी बताते हैं किसी भी उस कोर्स से रिलेटेड. अब उस पर्टिकुलर नॉलेज को, क्योंकि इसमें नॉलेज से रिलेशन है कि नॉलेज एक्वायर भी करेगा बच्चा, नॉलेज रिटेन भी करेगा, और ये एक्विजिशन और रिटेंशन तभी हाई होगी जब नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा. तो इस नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सी पैडागोजी यूज की जाएगी, किस तरीके से, हाउ, किस मेथड से, किस विधि से, किस एड्स के द्वारा नॉलेज को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जिससे कि वो नॉलेज एक्विजिशन को इम्प्रूव कर सके, नॉलेज रिटेंशन की पावर को बढ़ा सके. इसके बाद आता है और एक चीज जो आप लोग शायद पहली पीपीटी में कर चुके हो, क्या कि जो भी नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है? यदि नॉलेज ट्रांसफॉर्म करने वाला सेंडर और टीचर अपने लर्नर की, अपने स्टूडेंट की एजुकेशनल साइकोलॉजी को पहचान ले और सोसाइटी की डिमांड यानी कि सोशलॉजी को पहचान ले, तो ऑटोमेटिकली नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन की इफेक्टिवनेस एनहेंस हो जाती है, जिसके बेसिस पर नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है. तो यानी कि फिलॉसफी क्या बता रही है कि कोई भी कोर्स, कोई भी नॉलेज
क्यों ली जाए और उसके उद्देश्य क्या होंगे। पेडागोजी क्या बताती है, वो कैसे दी जाए, कैसे ट्रांसफॉर्म की जाए और प्लस कैसे एक्वायर की जाए। लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा ट्रांसफॉर्म भी की जा रही है, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग कौन कर रहा है, लर्नर कर रहा है, तो वो खुद एक्वायर करने के लिए वो एक्टिविटी कंडक्ट करना है ना। तो पेडागोजी में दोनों चीजें आती हैं कि जो टीचर है वो किन मेथड्स को यूज कर रहा है और लर्नर उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए किन किन मेथड्स को यूज कर रहा है। तो पेडागोजिकल बेसिस है कि हाउ एंड मेथड, और फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिकल बेसिस है जो बताते हैं कौन लेगा उस पर्टिकुलर कंटेंट को। एक 6th क्लास का बच्चा लेगा, 10th क्लास का बच्चा लेगा, एक ग्रेजुएशन का बच्चा लेगा। अब कौन लेगा, यानी कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस पर उनकी साइकोलॉजी अलग अलग है। जैसा मैंने नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी में एक सिंपल एक सिंगल एग्जाम्पल है ये कि ब्रेन में एक अमाइडला होता है जो कि इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसका पूरी तौर से डेवलपमेंट कब होता है, पूरी एडोलेसेंट कंप्लीट होने के बाद। यानी कि नॉर्मली मान के चला जाता है कि 17-18 ईयर पर जाकर वो कंट्रोल डेवलपमेंट होता है उसका पूरा। यानी कि इमोशनल कंट्रोल पूरी तौर से कब आता है, जब वो एडोलेसेंट को क्रॉस करके अडल्ट में आ जाता है। तो यानी कि अलग अलग स्टेजेस पर साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे जिसके बेसिस पर नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड को सिलेक्ट करना होगा, उसकी पेडागोजी को सिलेक्ट करना होगा, इवन उसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाना होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट उसकी एबिलिटी। बिल्कुल, जब अलग अलग एज डिफरेंसेस हैं, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी एबिलिटी में डिफरेंस होगा। अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, अर्ली एडोलेसेंट, लेट एडोलेसेंट और अडल्ट, इन सब की एबिलिटी और कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कई चीजें आप लोग कई बार कहते हो लेट चाइल्डहुड के बच्चे को, माना कि 11-12 साल का बच्चा है, वो नहीं समझ पा रहा, और उसी चीज को वो अर्ली एडोलेसेंट या लेट एडोलेसेंट में बहुत इजीली समझ लेता है। तो ये अंतर क्या हुआ, ये एज के अकॉर्डिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में आने वाले डिफरेंसेस हैं। और सोशल नीड, टाइम टू टाइम सोशल नीड चेंज होती है जिसके अकॉर्डिंग एजुकेशन से रिलेटेड साइकोलॉजी, कंसेप्ट, मेथड, पेडागोजीज चेंज होती रहती हैं। और कुछ रिसर्चेस होती हैं जो बताती हैं कि बच्चों की साइकोलॉजी में टाइम टू टाइम कितना डिफरेंस आया है। जैसे आप लोगों के पेरेंट्स कई बार आप लोगों से डिस्कस करते होंगे, हम तो अपने टाइम पे ऐसा नहीं किया करते थे, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। तो यानी कि सोशल नीड्स, सोशल डिमांड या सोसाइटी बच्चों की साइकोलॉजी पर, उनकी एक्टिविटी, उनकी एबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। तो जब फिजियोलॉजिकल बेसिस में हमें ये डिसाइड करना होगा कि उस पर्टिकुलर नॉलेज को मुझे क्यों ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफर करना है अपने स्टूडेंट्स को, और किस मेथड से ट्रांसफर करना है, और कौन सी एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि किस ग्रुप को ट्रांसफर करना है, ताकि मैं उसको अपने नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्टिव बना सकूं और नॉलेज एक्विजिशन को हाई कर सकूं। मीनिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज से रिलेटेड कुछ अभी ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे बात हो रही है। वैसे हम प्रीवियस वीडियो में नॉलेज की मीनिंग को कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, ट्रू बिलीफ है, प्लेटो के अकॉर्डिंग है ये। अब इसका इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी एक्चुअली यदि इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बन गई है, फिलोस और सोफिया, है ना। ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग है लव टू विजडम। किससे लव करना है, विजडम से लव करना है। और विजडम क्या है, विजडम है वो सुप्रीम पावर को अचीव करना, सुप्रीम पावर को। एक्चुअली फॉरेन कंट्री में जो विजडम का मीनिंग निकाला जाता है, वो विजडम का मीनिंग निकाला जाता है केवल इंफॉर्मेशन से नॉलेज तक पहुंचना विजडम है। वो मानते हैं कि यदि किसी पर्सन को किसी भी कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज है तो वो उसने विजडम ले लिया। लेकिन हमारे इंडिया में विजडम का मीनिंग इंफॉर्मेशन से नॉलेज प्राप्त करना ही नहीं है, नॉलेज के ऊपर भी जाना है। और ऊपर क्या है, ऊपर है विजडम, ट्रू नॉलेज, ट्रू ट्रूथ। ये जस्टिफाइड ट्रूथ और बिलीफ जो कहा गया है वो, और वो जस्टिफाइड ट्रूथ और बिलीफ क्या है, केवल
सुप्रीम बीम जो है वो जस्टिफाइड ट्रुथ और विजडम है। लव फॉर विजडम और सर्च फॉर ट्रुथ। तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ वो है जो हर सिचुएशन में, हर एस्पेक्ट में सत्य है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, वो ट्रुथ है, और वो केवल एक सुप्रीम बीइंग में है, बाकी सब कुछ चेंजेबल है। आप कुछ साल पहले का, इवन अभी 10 साल पहले, 5 साल पहले की किसी चीज को सोचो, तब ये लगता था हाँ ये चीज, ये टेक्नोलॉजी या ये कंसेप्ट, ये थॉट बहुत बिल्कुल सही है। अब उसमें 5 साल बाद, 10 साल बाद चेंजेस आ गए होंगे। तो ट्रुथ कभी नहीं बदलता, उसमें चेंजेस नहीं आते, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो क्या है? वो केवल सुप्रीम बीइंग है। तो फिलॉसफी हमें ये बताती है कि वो थिंकिंग, वो आइडिया, वो बेसिक्स जो कभी नहीं बदलते, जो हमेशा सत्य हैं, हमें उनको ध्यान में रख के उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज को देना चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे उस पर्टिकुलर नॉलेज से रिलेटेड ऐसे फ्रेम होने चाहिए जो उस लर्नर को उस ट्रूथफुलनेस पर ले जाए। ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की एक्चुअली 3 ब्रांचेस होती हैं जिनके बेसिस पर ये वर्ड किस तरीके से बना है, यहाँ हमें किस तरीके की नॉलेज को कैसे अचीव करना है, और अल्टीमेट क्या हमारी वैल्यूज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड है। सबसे पहली ब्रांच है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बताती है व्हाट इज रियल, क्या रियल है, क्या रियल है। यदि हम आइडियलिज्म की बात करें, आदर्शवाद की बात करते हैं, तो क्या रियल है? आत्मा रियल है, परमात्मा रियल है, सुप्रीम बीइंग जो कि परमात्मा है, इस आत्मा का मिलन परमात्मा से होना है और मोक्ष की प्राप्ति होनी है, यानी कि मोक्ष और मुक्ति रियल है। तो ये मोक्ष की प्राप्ति रियल है, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष। ये मेटाफिजिक्स है आइडियलिज्म की। इसी तरीके से अलग अलग इज्म आए और अलग अलग इज्म ने अलग अलग तरीके की बात करी कि क्या चीज रियल है। यदि हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो साइंस हमारी क्या कहती है, क्या रियल है? एटम रियल है, एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन रियल है। मटीरियलिस्टिक वर्ड, मैटर रियल है। मेंटल वर्ड, आइडियाज रियल है। अब इन रियलिटी को हम कैसे अचीव करेंगे और क्या अचीव करेंगे? इस रियलिटी में भी अलग अलग चीजें होंगी, कितनी डेप्थ में जाना है, क्या नहीं जाना। तो ये चीज बताती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी बताती है व्हाट इज नॉलेज, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, हमें क्या जानना है, क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, उसे कैसे जाना जा सकता है। देखो हर डेवलपमेंटल स्टेज पर उसे जानने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। एक हम छोटे बच्चे की बात करते हैं तो उसको स्टोरी टेलिंग मेथड से, प्ले वे मेथड से सिखाया जा सकता है। क्या यही एक्टिविटी एडोलेसेंट या अडल्टहुड में करवाई जा सकती है? नहीं करवाई जा सकती। तो हर डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग, उनके स्टेज के अकॉर्डिंग क्या उनकी नॉलेज की डिमांड है और उन्हें कैसे सिखाया जा सकता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये फिलॉसफी की एपिस्टेमोलॉजी का एक पार्ट, एक ब्रांच डिसाइड करती है। हाउ डू वी एक्वायर दैट नॉलेज, हम किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी ऐसी है जो यूनिवर्सल एक्टिविटी है। किस हिसाब से यूनिवर्सल है? किसी भी सब्जेक्ट में इसे यूज किया जा सकता है नॉर्मली, और हर डेवलपमेंटल स्टेज पे यदि इसका यूज किया जाएगा तो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन ऑटोमेटिकली हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें सेंसरी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होता है। जितनी ज्यादा सेंसरी ऑर्गन हमारी इन्वॉल्व होंगी नॉलेज एक्वायर करने में, उतने ही नॉलेज के रिटेन होने की चांसेस, परसेंटेज बढ़ जाएगा, और वो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक भी उतनी ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। ठीक है। और नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन या एक्विजिशन की कुछ तरीके हैं क्या, जो हम पहले भी कर चुके हैं, कि जो हमारी नॉलेज को एक्वायर करने का, मेमोराइजेशन करने का सबसे सिंपल मोड जो था सेंसरी मोड, तो वो सेंसरी मोड है, वो हमारे 5 सेंसेस हैं, और उन्हीं के थ्रू हम किसी भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं। उन्हीं से रिलेटेड जितने भी हमारी पेडागोजिकल मेथड बने हुए हैं, पेडागोजिकल एस्पेक्ट बेसिस हैं, वो सब बेस्ड है हमारे किस पे? हमारे नॉलेज एक्विजिशन के मोड पे। उनमें बेसिक मोड है हमारा सेंसरी ऑर्गन, क्योंकि नॉर्मली एक छोटा बच्चा भी होता है वो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू ही नॉलेज को लेता है। इंट्यूशन और ये रेशनलाइजेशन एक्टिविटी जो होती है ये बड़े होने के बाद आती है, जब हमारे अंदर
कुछ नॉलेज एग्जिस्ट होने लग जाती है, उसके बाद हम लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज करने के बाद किसी भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं। फिर यही वही रीजनिंग, लॉजिक और ये सब। इसी तरीके से एक एक्सियोलॉजी और इसकी ब्रांच होती है। एक्सियोलॉजी में मेनली वैल्यूज की बात की जाती है कि पर्टिकुलर पर्सन की क्या या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों की क्या वैल्यूज हैं। आजकल वैल्यूज बदल गई हैं और 10 साल पहले लोगों की वैल्यूज अलग थी। तो इन 3 ब्रांचेस के बेसिस पर ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी हमारे नॉलेज एक्विजिशन को और रिटेंशन को दोनों को ही इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? हेल्प्स डिफाइन व्यू अबाउट लर्नर, टीचर एंड स्कूल। फिलॉसफी जो होती है वो किसी भी लर्नर के व्यू पॉइंट को डेवलप करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है कि वो किस तरीके से सोचता है, हर चीज को किस चीज से कोरिलेट करता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि एक ही सब्जेक्ट को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, ए और बी अलग अलग सेक्शन में, तो ए पर्सन एक टाइप के अलग टाइप के एग्जाम्पल देता है और बी पर्सन उसी कंसेप्ट को समझाने के लिए अलग टाइप के एग्जाम्पल देता है। तो ये एग्जाम्पल में डिफरेंस एक्चुअली कहाँ है? एग्जाम्पल में डिफरेंस है उनके व्यू पॉइंट्स में। इसी तरीके से यदि ए पर्सन की बात लें, ए पर्सन एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है एक ग्रुप में और दूसरा सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप में पढ़ा रहा है, तो रिजेंबलनेस होगा वहां पर कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हुए भी वो एक ही टाइप के कुछ एग्जाम्पल देगा, एक ही चीज से कोरिलेट करेगा। कोई यदि मोक्ष मुक्ति की बात करता है, फिलोसफिकल बेस होता है, आइडियलिज्म होता है, तो वो आइडियलिज्म की बात करता है। और कोई साइंटिफिक एटीट्यूड लगता है तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड से रिलेटेड किसी भी चीज को कोरिलेट करते हुए उसको समझाने की, एक्सप्लेन करने की बात करता है। इसी तरीके से जब हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं तभी भी हम अपने व्यू एरिया के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से उसका रिटेन करने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली आप क्या है, आप जब रिटेंशन करते हो तब क्या कर रहे हो कि एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज में कोरिलेशन कर रहे हो, उसमें एक असेमिलेशन कर रहे हो। वो असेमिलेशन किस बेसिस पे होता है? वो असेमिलेशन बेसिस पर होता है आपके व्यू पॉइंट पर, आपकी प्रीवियस मेमोरी पे। और प्रीवियस मेमोरी किससे रिलेटेड होती है? आपके इंटरेस्ट पे, आपके व्यूज पर। तो ऑटोमेटिकली वो उससे रिलेट करते हुए, कनेक्ट करते हुए एक मेमोराइजेशन करता है, एक कनेक्टिविटी करता है, एक नॉलेज अपने अंदर एक न्यू नॉलेज का स्कीमा डेवलप करता है और उसी स्कीमा को आगे फर्दर रिटेन करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। इट हेल्प अस इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ who we are, why we are here and where we are going। फिलोसफी एक्चुअली हमें क्या बताती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। जो अभी मेटाफिजिक्स की बात हुई थी कि अल्टीमेट ये वर्ल्ड रियलिटी क्या है, कि क्या है? आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा एक परमात्मा का अंश है जो यहाँ पर आई है। क्यों आई है? क्योंकि उसको अच्छे कर्म करने हैं और उसे कहाँ जाना है? उसे परमात्मा के पास जाना है और परमात्मा के पास जाके फिर वापस नहीं आना, उसको उसके पास परमात्मा के पास जाना है और मोक्ष मिलना है, मुक्ति मिलनी है। मुक्ति के बाद अल्टीमेट गोल क्या है? उसका मोक्ष, ताकि ये आत्मा से, परमात्मा से जो आत्मा अलग होके इस पृथ्वी लोक पर आती है वो नहीं आ पाए और उस मेन सुप्रीम बीम के पास वो बनी रह जाए, तो ताकि उसको मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से खत्म हो जाए। तो ये फिलॉसफी बताती है कि आप किस तरीके के व्यू रखते हो, कि आप क्यों आए हो। कई लोग, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि आप लोग आपस में भी कई बार किसी से कह देते हो कि तुम खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। ऐसा कंसेप्ट होता है ना। कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खाने में क्या चीज खाए, बस उन्हें अपनी लाइफ को, अपनी इस सर्वाइव करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जिसकी वजह से वो खाना खा लेते हैं। कई लोग, उनको रोज डेली अलग अलग वैरायटी की डिशेस चाहिए। तो वो क्या है? ये डिफरेंस होता है व्यू पॉइंट का, और इसी व्यू पॉइंट की वजह से उनके नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन में भी डिफरेंसेस आते हैं। It provides various modes, source of knowledge acquisition such as intuition mode or evidence, direct evidence और indirect evidence, etc. एक्चुअली फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी हमें नॉलेज एक्वायर करने के, रिटेन करने के वेरियस मोड देती है। जैसा अभी मैंने बताया था कि रेशनल मोड कहाँ से मिलता है? लॉजिकल। ये साइंटिफिक एटीट्यूड का भी रेशनल मोड हो सकता है और हमारा फिलोसफिकल आइडियलिस्टिक मोड भी हो सकता है। यदि मैं किसी भी चीज के लिए कहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कि भूकंप क्यों आया, तो भूकंप क्यों आया?
तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई एक साइंटिफिक एटीट्यूड रखने वाला पर्सन है तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड रखने वाला पर्सन कहेगा कि भूकंप आया, क्यों आया, क्योंकि इसमें जो बेसिक रीज़न होते हैं कि अर्थ के अंदर वाइब्रेशन हुए थे। और जबकि यदि कोई आइडियलिस्टिक होगा तो जो फिलोसफर जिसे नॉर्मली हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ईश्वर का प्रकोप था, हमने इस धरती पे प्रलय आने वाली है। तो ये अलग अलग व्यूज होते हैं। इंट्यूशन देता है कि मेरी कैसी फिलॉसफी है, मैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज के रीजन दूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा। इंट्यूशन एक सिक्स सेंस मेरे अंदर से डेवलप होता है। वो सिक्स सेंस भी जो होता है वो फिलोसफिकल बेस्ड होता है। हेल्पिंग इन नोइंग रियलिटी ऑफ वर्ड, ये फिलॉसफी जो है इस वर्ड को की रियलिटी को जानने में हेल्प करनी है। जैसा अभी मैंने बताया, इसकी मेटाफिजिक्स ब्रांच होती है और वो बताती है कि ये वर्ड रियली किस चीज़ों से मिलके बना है, इस चीज़ को बेस बताती है। और जिस टाइप के मेरे व्यूज़ होंगे, मैं जिस टाइप की फिलॉसफी को मानती होंगी, उसी टाइप से मैं इस वर्ड की रियलिटी को एक्सप्लेन करूंगी। हेल्पिंग इन फॉर्मुलेट अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जो फिलॉसफी होती है वही हमें क्या बताती है कि मेरी इस लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। मेरी इस लाइफ का अल्टीमेट गोल है मोक्ष की प्राप्ति। मेरी इस लाइफ का अल्टीमेट गोल है कि इस वर्ल्ड में जो साइंटिफिक रीजन है किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस का, उसे पता करना। या यदि मैं प्रैग्मेटिज्म को मानती हूँ, प्रयोजनवाद को मानती हूँ, तो मैं ये मानूंगी कि मेरी लाइफ का गोल है इस सोसाइटी में लोगों की हेल्प करना। तो इसी तरीके से फिलॉसफी जो होती है वो लाइफ के गोल देती है। तो गोल के अकॉर्डिंग ही हम नॉलेज एक्वायर करते हैं ना। हम जो हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, वो अपनी फिलोसफिकल अपने गोल के बेसिस पे ही तो लेते हैं। तो नॉलेज एक्विजिशन को और रिटेंशन को ये हेल्प करती है। हेल्पिंग डेवलपिंग इंटरेस्ट, गोल, एटीट्यूड ऑफ लाइफ। जिस तरीके से अभी मैंने बताया, ये फिलॉसफी जो है गोल को इफेक्ट करी है। तो गोल हमें क्या बताता है, गोल हमारे अंदर डेवलप करता है हमारे इंटरेस्ट को, हमारे एटीट्यूड को। जिस तरीके का मेरा गोल है उसी व्यू से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर चीज को असेस करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी हर सिचुएशन में बिहेवियर जो है, मेरा एटीट्यूड जो है, वो मेरे गोल से इफेक्टेड होता है और गोल मेरा डायरेक्टली मेरी फिलॉसफी से रिलेटेड होता है। तो इसी की वजह से मेरा नॉलेज एक्विजिशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। उन्हीं एस्पेक्ट्स को मैं जज करने की कोशिश करूंगी। गाइडिंग टू लर्नर फॉर गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन देयर एंटायर लाइफ। अपनी पूरी लाइफ में ये फिलॉसफी क्या करती है, नॉलेज को इम्पोर्टेंस देने के लिए एक क्राइटेरिया बताती है, एक गाइडेंस की तरह, गाइडर की तरह, एक गाइडेंस वर्कर की तरह काम करती है। डेवलप बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ड, नेचर, वैल्यूज, रिलेशन, सोसाइटी एंड एक्सेट्रा। जब पहले ही हम कर चुके हैं कि व्यूज, आइडियाज डेवलप करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी नेचर को, हमारे वर्ड को, इनसे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट हमारे अंदर डेवलप करने का काम करती है। हेल्पिंग टू लर्नर टू डेवलप थिंकिंग पैटर्न, वैल्यूज ऑफ लाइफ, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, पर्सनैलिटी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन एक्सेट्रा। जब फिलॉसफी हमें बेस दे रही है हमारे आइडियाज को, हमारे व्यूज को, हमारी एक्टिविटी, इंटरेस्ट, सब चीज़ों को, जिसकी वजह से हमारे नॉलेज एक्विजिशन इफेक्ट हो रहा है और हमारे ऑटोमेटिकली रिटेंशन इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि जैसे हमारे व्यूज, आइडियाज, गोल्स होते हैं, जैसी मेरी फिलॉसफी होती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं मेमोराइजेशन में उस पर्टिकुलर कंटेंट को जिसे मैंने एक्वायर किया है, जिस नॉलेज को मैंने एक्वायर किया है, उसे वर्किंग मेमोरी में पहुंचाती हूँ या लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाती हूँ। लॉन्ग टर्म मेमोरी में मैं केवल उस टाइप की व्यूज को पहुंचाऊंगी जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, जो मेरी फिलॉसफी से रिजेंबल करते हैं, उससे रिलेट होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पहुंचेंगे। अब जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो वही आइडिया पहुंचेंगे, तो वही आगे जाकर मैं उन्हें रिट्राइव कर सकूंगी और उनको रिटेन कर सकूंगी, यूज कर सकूंगी। तो वो मेरी एक थिंकिंग पैटर्न को डेवलप करते हैं, मेरे वैल्यूज को डेवलप करते हैं और मेरे बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं शो होते हैं, मेरी पर्सनैलिटी में भी शो होते हैं। हेल्पिंग इन डेवलपिंग लर्निंग स्टडी हैबिट, कॉन्शियसनेस एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन, रिट्राइवल एबिलिटी, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये सब मेरी सारी एक्टिविटीज को इफेक्ट करेंगे
कि मैं नॉलेज एक्विजिशन में किस तरीके से एक्वायर करने के लिए मेरी स्टडी हैबिट क्या होगी, मेरी कॉन्शियसनेस क्या होगी, कितना मैं कॉन्शियस रहूंगी, क्या मेमोराइजेशन पावर होगी और किस टाइप की मेमोराइजेशन पावर होगी और रिट्राइवल एबिलिटी कैसी होगी। इसके बाद अब आता है हमारा कि रोल एंड नेचर ऑफ फिलॉसफी फॉर नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन रिलेटेड था लर्नर से, अब यहाँ आता है नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है सेंडर या टीचर से जो नॉलेज दे रहा है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, सजेस्टिंग मेथड दैट आर रिलेटेड टू देयर पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। जो फिलॉसफी है, जिस तरीके से एक लर्नर की फिलॉसफी उसकी नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन को इफेक्ट कर रही थी, इसी तरीके से एक टीचर की फिलॉसफी भी, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ए और बी दो टीचर हैं, वो सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा। तो वो तरीका क्यों अलग होगा? क्योंकि उनके एस्पेक्ट्स अलग होंगे, उनकी फिलॉसफी अलग होगी, उनका व्यू पॉइंट अलग होगा। वो अलग अलग मेथड को अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस देंगे और अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उनके आइडियाज भी फिलॉसफिकल बेस्ड होते हैं। हेल्पिंग इन नोइंग रियलिटी ऑफ वर्ड। जिस तरीके से एक्चुअली क्या होता है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो वो प्रेजेंट सोसाइटी में रियल वर्ल्ड में किस चीज को रियल माना जा रहा है, यानी कि उसकी मेटाफिजिक्स क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो में किस चीज को मेटाफिजिक्स में कंसीडर किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस कंटेंट को प्रोवाइड करेगी। यदि मैं आज की सिचुएशन में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष की बात करती हूँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा होता है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। ये आज के टाइम पे साइंटिफिक एटीट्यूड की जरूरत है, आज के टाइम पे सोशल डेवलपमेंट पे की सोशलाइजेशन की ज्यादा जरूरत है। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग टीचर को नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। तो ये फिलॉसफी टीचर को ये बताने में हेल्पफुल होती है कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या मेटाफिजिक्स है जिसके बेस पर आपकी नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए। हेल्पिंग इन फॉर्मुलेट अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जिस तरीके से अपने लाइफ को सेट करने में फिलॉसफी की जरूरत है, इसी तरीके से नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले को यानी कि टीचर को भी अपनी लाइफ में गोल ओरिएंटेड होने की जरूरत है। ये गोल ओरिएंटेड बनाने के लिए और गोल को फ्रेम करने में हेल्प करता है फिलॉसफी। देखिए कभी भी कोई भी टीचर किसी भी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने आ रहा है, उससे पहले वो गोल बनाता है। खुद की टीचिंग के भी गोल होते हैं कि मैं ये चीज अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, तो जो मेरा प्रोडक्ट निकलेगा यानी कि जो मेरे स्टूडेंट्स निकलेंगे उनमें ये लर्निंग आउटकम होने चाहिए, उनके बिहेवियर में ये चेंज होने चाहिए। तो वो चेंज किसके पे बेस्ड होंगे? वो चेंज होंगे उनकी फिलॉसफी से रिलेटेड। हेल्पिंग डेवलपिंग करिकुलम को डेवलप करने में हेल्प करती है। हेल्पिंग इन सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स। ये पर्टिकुलर उस सिनेरियो में कौन से टीचिंग मेथड और टेक्निक को अच्छा माना जाता है उसे भी सेलेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। जैसे पुराने टाइम पे ये माना जाता था कि टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड जो है वो अच्छे होते हैं वैदिक पीरियड में, और ये आपके बुद्धिज्म टाइम में, जैनिज्म में, वहां पर टीचर सेंटर्ड मेथड को अच्छा माना जाता था, लेक्चर मेथड को अच्छा माना जाता था, क्योंकि फादर एंड सन के रिलेशनशिप थे टीचर और स्टूडेंट में। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, आज चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को अच्छा माना जाता है और दोनों में फ्रेंडशिप का बिहेवियर होना चाहिए, उनमें अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज करना चाहिए। उसमें भी लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, जिससे टीचिंग जो है नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन, इवन नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिव हो। हेल्पिंग इन सिलेक्शन एंड डेवलप इफेक्टिव टीचिंग एड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जो फिलॉसफी है वो क्या करने में हेल्प करती है? अच्छे टीचिंग एड के सिलेक्शन में, उन्हें डेवलप करने में। नेक्स्ट है गाइडिंग टू टीचर फॉर क्रिएटिंग पीसफुल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट इन क्लासरूम।
देखिए, क्लासरूम में कभी भी कोई भी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना है तो मेरे को पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट इसलिए कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पीसफुल होना ही ज़रूरी नहीं है, इंटरनल पीसफुल होना भी ज़रूरी है। यदि मैं पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए अपने स्टूडेंट की डांट लगाती हूँ, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर उन पर शो करती हूँ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बिहेवियर उन पर शो करती हूँ, तो क्या होगा, बाहर से तो एक्सटर्नली तो पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाएगा कि वो लोग चुप होंगे, लेकिन मन में उनके और थिंकिंग आ रही होंगी, और आइडिया आ रहे होंगे, और कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा। तो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट यदि मैं क्रिएट कर दूंगी तो इंटरनल पीसफुलनेस और एक्सटर्नल पीसफुलनेस दोनों प्राप्त होगी। और एक्सटर्नल पीसफुलनेस के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैं खुद रोल मॉडल बन जाऊं। इस तरीके का स्टूडेंट टीचर्स के साथ में बीच में रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप टाइप का रिलेशनशिप, लेकिन एक लिमिट के साथ, कि वो मेरी बात को सुने, समझे, मैं उनकी प्रॉब्लम को सुनूं, समझूं और डाउट को क्लियर करूं, और सब सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहें, जिससे पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे। ये भी कौन देगा? ये देगा, ये क्रिएट करने का तरीका बताता है फिलॉसफी। हेल्पिंग इन डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। पीसफुल एनवायरनमेंट को एक्चुअली डेवलप करने के लिए दोनों की रिलेशनशिप को ही इम्प्रूव होना चाहिए। गाइडिंग टू टीचर कंडक्ट गुड एंड वैल्यूएबल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब देखिए, अच्छे इंटरेक्शन के लिए जरूरी है कि जो भी इंटरेक्शन के समय रिलेटेड वर्ड्स यूज किए जाएं वो वैल्यूएबल हो। ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए जाएं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो इस टाइप के अच्छे वर्ड्स का यूज, वैल्यूएबल वर्ड्स का यूज, वैल्यूएबल कंटेंट का यूज करने पर टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन अपने आप में फ्रूटफुल हो जाता है और उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और ये फ्रूटफुलनेस कौन बता रहा है? ये वैल्यूएबल कंटेंट और इंटरेक्शन को कौन इम्प्रूव करने की बात कर रहा है? ये कर रहा है फिजियोलॉजी की एक पार्ट, एक ब्रांच, एक्सियोलॉजी, जो बताया था ना, उसमें वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। गाइडिंग टू टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर फॉर कंडक्ट एंड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन मोड फॉर पीसफुल एंड फ्रूटफुल रिजल्ट। अब जब हमने सब कुछ टीचिंग दे दी, कर दी, ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लिए फिलॉसफी के बेस पे, फिलॉसफी के बेस्ड पर हमने कई सारे टीचिंग मेथड्स को यूज किया, चूज किया, और उसमें वैल्यूएबल लैंग्वेजेस को, सेंटेंसेस को और इंटरेक्शन मोड्स को, टीचिंग मेथड्स को चूज करने के बाद अब क्या आता है कि इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए? इवेल्युएशन ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे परेशान हो जाएं, जिसमें उनको टेंशन होने लगे, उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगे, और वो मेरे लिए नेगेटिव व्यूज डेवलप कर लें कि इन्होंने ये पार्शियल हो गई, ये बायस हो गई, इन्होंने वाइवा में एक पर्टिकुलर बच्चे से कम क्वेश्चंस पूछे और इजी क्वेश्चन पूछे और हम सबसे टफ क्वेश्चन पूछे। ऐसे इवैल्यूएशन मोड अच्छा है? नहीं है अच्छा। जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ताकि जब सब बच्चों को ये लगे कि यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं हुई थी, हर टाइप से उनके का इवैल्यूएशन किया गया था, इसमें जो व्यूज थे, आइडियाज थे, सबके आइडियाज को एक्सेप्ट किया गया और एक शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ का इवैल्यूएशन हो गया। तो ये कौन बताता है? ये फिलॉसफी बता रही है। यहाँ हेल्प्स डिफाइन व्यूज अबाउट लर्नर, टीचर एंड स्कूल। जिस तरीके से हमने बोला था कि नॉलेज एक्विजिशन के लिए, रिटेंशन के लिए लर्नर के और टीचर के व्यूज फिलॉसफी देती है, इसी तरीके से नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी उनके व्यूज इफेक्ट करते हैं। देखो, टीचर के व्यूज तो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे कि मैं कैसा सोचती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल दूंगी, नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करूंगी। लेकिन मेरे क्लासरूम में स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है, वो डिमांड किस पे बेस्ड होगी? वो डिमांड होगी उनके व्यूज पर, उनके आइडियाज पर, उनकी फिलॉसफी पर, उनकी थिंकिंग लेवल पर। तो वो थिंकिंग लेवल इनडायरेक्टली मेरे पास आएगी, मैं उसको जानूंगी, समझूंगी और उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करूंगी किसे? अपने नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी को। तो इस तरीके से व्यू पॉइंट जो होता है वो फिलोसफिकल बेस्ड होता है और लर्नर और टीचर दोनों का व्यू पॉइंट नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन, तीनों एक्टिविटी को है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी के 3 बेसिस होते हैं। मेटाफिजिक्स, जिसमें ये बताया जाता है कि ये रियल वर्ल्ड किससे बना हुआ है। एपिस्टेमोलॉजी, यहाँ इस रियल वर्ल्ड को जानने के लिए किस प्रकार की नॉलेज की जरूरत है, उसके सोर्सेस क्या हैं, उसे कैसे जान सकते हैं। और एक्सियोलॉजी की कौन सी हमारे अंदर वैल्यूज होने चाहिए जो इस प्रेजेंट सिनेरियो में एक्सेप्टेबल होंगी
और मेरी फिलॉसफी को या मेरी मेटाफिजिक्स में जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने में हेल्पफुल होगी। इसी तरीके से फिलॉसफी जो है वो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में व्यू, एरिया, गोल्स और टीचिंग मेथड कौन से होने चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होने चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट बना हो, कैसे पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए, ये बताती है। इसी के साथ में एक लर्नर के लिए बताती है कि वो उसे एक्सटर्नल और इंटरनल पीसफुलनेस किस तरीके से मिलेगी और किस तरीके से वो अपने गोल्स को डिसाइड करते हुए, अपने व्यूज को डिसाइड करते हुए, वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हुए, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल एक्टिविटी करते हुए नॉलेज को एक्वायर करे और रिटेन करे और उसका फर्दर एप्लीकेशन करे। थैंक यू।